अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रीड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अनकबूत बाय नूर राजपूत एपिसोड 8 पार्ट 2 लेकर। तो चलो चलते हैं नावल के जानिब। एडनबरा का प्राइवेट क्लब इस वक्त म्यूजिक की ऊंची आवाज़ से गूंज रहा था। वो क्लब जो एलीट क्लास के लिए था, वो क्लब जहाँ तक मीडिया की रसाई नहीं थी और जहाँ आम लोग नहीं जा सकते थे। काउंटर के करीब रखे स्टूल पर बैठा विलियम अजीब सी कैफियत का शिकार था और उसके साथ बैठा विलियम हैरान था। कोई और मौका होता तो यहाँ आने पर बहुत खुश होता, पर हालात मुख्तलिफ थे। वो विलियम के साथ पहली बार किसी ऐसे क्लब में आया था, वो भी उसकी जिद पर, क्योंकि वो ठीक नहीं था। वो क्यों ठीक नहीं था? आखिर उसे क्या हो गया था? वन मोर प्लीज। उसने उंगलियों में पकड़े छोटे से गिलास को काउंटर पर रखा और काउंटर के पीछे खड़े लड़के ने उसे विस्की से भर दिया। वो पहली बार ड्रिंक कर रहा था। विलियम बस करो। नील ने उसका हाथ पकड़ा। छोड़ो मुझे। उसने नील का हाथ झटक दिया था। अंदाज में झलाहट थी। नीली, लाल और न जाने कितने रंगों की रोशनियां उनका वजूद नुमाया करने की कोशिश कर रही थी। बजते गिलास, थरथराता वजूद और चीखते चिल्लाते जवान, सब खुश थे, सब मगन थे। नील को अंदाज़ा नहीं था वो यूं ड्रिंक करेगा। वो तो सिर्फ ये सोचकर उसे यहाँ लाया था शायद उसका जहन भटक जाए। नैनी ने उसकी ऐसी तरबियत नहीं की थी और ना नील की कंपनी ऐसी थी। वो तो कैंपिंग टाइप के लड़के थे। पर ऐसा क्या हुआ था जो विलियम को इस हद तक आना पड़ा? विलियम उठो, घर जाना है। नील ने अपने स्टूल से उतरकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, जबकि विलियम को शायद जिंदगी में कभी इतना सरदर्द महसूस नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा था। पूरी दुनिया घूमती महसूस हो रही थी। आंखें पानी से भरी हुई थी। उसने आंखें खोलकर देखना चाहा तो तेज नीली और लाल रोशनियों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। वो कई लम्हे यूं ही नील को देखते रहा और फिर उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। नील के एन पीछे मलका मलून सीने पर दोनों बाजू बांधे खड़ी थी। आंखों से शरारे फूट रहे थे, जबकि चेहरे पर इस्तेजा था। बस यही औकात है तुम्हारी? वो नागिन की तरह फनकारी थी। उसका अंदाजा ऐसा था कि विलियम जलकर राख हुआ। नशा जैसे उड़न छू हुआ, म्यूजिक साकिन हुआ और क्लब गायब हुआ। विलियम, नील उसे पुकार रहा था, पर वो आवाज़ विलियम की समात तक नहीं पहुंच रही थी। वो सफ़ेद रंग में मलबूस फजर को देख रहा था, जिसकी आंखें सुर्ख थी और कपड़े कीचड़ से भरे पड़े थे। बस यही कर सकते हो तुम, विलियम जोसेफ, बुज़दिल इंसान। वो उसका मजाक उड़ा रही थी, वो उस पर हंस रही थी, वो कहके लगा रही थी, तुम। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। वजूद लरज रहा था, कपकपा रहा था। अंदर ऐसी आग लगी थी जो शायद ही बुझ पाती। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया। गर्दन की नसें तक उभर आई, आंखें लबालब भरने लगी। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि वो गिर जाता, नील ने उसे थाम लिया। तुम एक बुज़दिल इंसान हो विलियम जोसेफ, तुम बुज़दिल हो, तुम किसी को नहीं बचा पाए। वो भी हलकते बल चिल्लाई थी, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, गेट आउट। उसने काउंटर पर रखा गिलास उठाकर उस हौवले नुमा मलका मलून को दे मारा। वो हंसते हंसते धुएं में बिखर सी गई। कांच दीवार से लगने पर टूटने की आवाज़ म्यूजिक की शोर में कहीं दब सी गई। विलियम, होश में आओ। नील ने उसे कंधों से पकड़कर झंझला दिया। पागल हो गए हो तुम, ये क्या कर रहे हो? वो उसे झिंझोड़ते हुए होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। विलियम ने चौंक कर खाली खाली निगाहों से उसे देखा। चलो यहाँ से। वो उसे खींचते हुए भीड़ से रास्ते बनाकर क्लब से बाहर निकालना चाहता था, जबकि विलियम अब आंखें फाड़ फाड़ कर चारों जानिब देख रहा था। बाहर निकलते ही नील ने उसे एक जोरदार झटका दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? खाली नमरा टप टप कर रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और रिमझिम बरस रही थी। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बना ये क्लब बाहर की दुनिया से अलग था। उससे पहले कि नील मजीद कुछ कहता, विलियम को अपने अंदर एक उबाल उठता महसूस हुआ और अगले ही पल वो झटके से के कर रहा था। दूसरी तरफ सर से फटने लगा था। यूं लग रहा था जैसे पूरी दुनिया घूम गई हो। वो अब बुरी तरह खांस रहा था। जो सियाल अंदर गया था वो अब बाहर निकल रहा था। नील आगे बढ़कर उसकी कमर मसली। ये अपने साथ क्या कर रहे हो तुम? उसे वाकई अफसोस हुआ। ये वो विलियम जोसेफ नहीं था जिसे वो नील जानता था। विलियम ने सीधे होते बाजू से मुंह साफ किया। आंखों से टप टप पानी बह रहा था। ठंडी हवा हड्डियों में घुसी जा रही थी। आई हेट हर, आई हेट हर, वो बेबसी से कहता नील के कंधे पर ढह गया। उसे फजर मराज से नफरत हो रही थी। ये सब उसी की वजह से हो रहा था। न वो उसकी ज़िंदगी में आती, ना ये सब होता। नील तो पल भर के लिए साकित रह गया था। नैन्सी के जाने के बाद भी उसकी इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी। हाँ, उसने ठीक ही तो कहा था। फजर मराज उसकी मौत बनकर आई थी। मौत। कुछ देर बाद वो दोनों टैक्सी में बैठे जोसेफ पैलेस की जानिब जा रहे थे कि करके विलियम की हालत बुरी हो चुकी थी। वो दोनों हाथों से अपना सर थामे नील की गोद में सर लेटा था, जबकि नील कभी इतना नहीं घबराया था। वो उसकी सर दबाने की कोशिश कर रहा था
उसने कई बार सोचा कि जॉर्ज को फ़ोन करके विलियम की हालत बताए, फिर इरादा मुलतवी कर दिया। पैलेस पहुंचने के बाद उसका एक बाजू अपने कंधे पर डालते हुए उसे संभालते अंदर लाया था। लाउंज में ही नैनी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। विलियम, वो तड़प कर उसकी जानिब बढ़ी। क्या हुआ है इसे? वो अब उसे थामते हुए नील से पूछने लगी थी, जो नजरें चुरा रहा था। उनकी सालों की तरबियत के मिनटों में पानी फेर दिया था, जबकि नील को अपनी बेवकूफ़ी का शिद्दत से एहसास हुआ था। आखिर वो उन्हें यहाँ क्यों लाया था? उसे विलियम को अपने घर ले जाना चाहिए था। वो तबीयत खराब है। अपने कंधों से उसका बाजू हटाते हुए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके बोला था। विलियम ने आंखें खोलकर उन्हें देखा। नैनी का अक्स उसे धुंधला नजर आया था। दीवारों पर लगी मशालों की रोशनी फड़फड़ाई थी। जाने कौन सी खिड़की खुली रह गई थी, जो ठंडी हवा नील के अपनी हड्डियों में घुसती महसूस हुई। नैनी! वो लड़खड़ाया गया था और उसके साथ ही नैनी का वजूद भी। जमाना शनाश औरत जान गई थी कि वो अपने हवास में नहीं था। नैनी! वो फिर से उन्हें पुकारते हुए उनके जानिब बढ़ा, जो फटी फटी निगाहों से उसे ही देख रही थी। यू नो वॉट, आई हेट हर, शी इज सो। अल्फाज बेतरतीब से हो रहे थे। विलियम! नील ने उसका रुख अपनी जानिब करने की कोशिश की, पर वो इठलाकर नैनी की जानिब मुतवज्जा हुआ। ओ नैनी, आई, ऐसे क्यों देख रही हैं? बाकी के अल्फाज उसके मुंह में रह गए। सियाफाम नैनी का हाथ उठा और चटाक से उसकी आवाज़ उभरी। विलियम लड़खड़ा कर नील के टकराया था। नील का दिल उछलकर हलक में आया। जिंदगी में पहली बार नैनी ने विलियम पर हाथ उठाया था। उनके चेहरे पर कर्ब, तासुफ और बेयकीनी रकम थी। आंखें छलक जाने को तैयार थीं। विलियम का नशा जैसे उड़न छू हुआ था। उसने बेसाख्ता अपने गाल पर हाथ रखा था, जो बुरी तरह जल रहा था। फिर उसने सीधा खड़ा होने की पूरी कोशिश की। एक झटके से नील का हाथ हटा दिया। अब वो सीधा खड़ा था, आंखों में नमीत लिए। वो नैनी को देखता रहा। दोनों आंखें रिमझिम बरसने को तैयार थी। नैनी! उसने फिर से नैनी को पुकारा और इस बार लहजे में कर्ब था, तकलीफ थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर नहीं मुस्कुराया गया। अगले पर फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। इस बार वो हंस दिया, आंखों से आंसू पोंछ डाले। फिर जबड़े भींच लिए और अगले ही पल वो फूट फूट कर रो दिया। नैनी का दिल सीने में टूट फूट का शिकार था। उससे पहले कि वो कुछ कहती, विलियम आगे बढ़ते उनसे लिपट गया। क्या हो गया है तुम्हें विलियम? वो उनके कंधे पर थोड़ी जमाए झुका हुआ था। आंखों से आंसू टूटकर नैनी के ऊनी ब्लाउज में जज्ब हो रहे थे। नैनी, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं नैनी अपने बाजू तड़पते सिसकते विलियम के गिर्द फैला दिए। सालों का गुबार था जो अपने अंदर लिए फिरता था, वो आज निकल रहा था। वो रो रहा था, अपनी तकलीफ बयान कर रहा था। नील उन्हें नम आंखों से देखते बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अगली सुबह बहुत रोशन थी। विलियम के कमरे की खिड़की बंद थी। सफ़ेद पर्दे हटे हुए थे और चमकती धूप छनकर अंदर आ रही थी। सफ़ेद बिस्तर पर उसका वजूद आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। सर्दियों की शिद्दत पहले से कम हो गई थी और चमकती धूप एडनबरा की सुरमई रंगत को मिटाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। नजर आती थी, लेकिन बादल थे कि कभी कभी बरस जाते थे। वह यूं ही लेटा रहा, पुरसुकून सा, जिस्म में जैसे कोई हरकत नहीं थी। रात की उस तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मुसलसल के आने के बाद जिस्म की सारी अंतड़ियाँ सिकुड़ गई थीं और ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया था। काफ़ी देर लगी थी उसे संभलने में और फिर ऐसा सोया था कि अब दिन के 1 बजे उठ रहा था। उसे कोई होश नहीं था। विलियम! कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला था और नील अंदर दाखिल हुआ। एक लंबे अरसे के बाद वो इस जोसेफ पैलेस में गुजारी थी और वो वजह डिफ़ॉल्ट पीस था। उसे विलियम की फिक्र थी, पर यह अलग बात थी कि सारी रात वो विरद करते रहा था। आग लगे बस्ती में, विलियम अपनी मस्ती में। उसने सोफे से कुशन उठाकर विलियम के सर पर दे मारा था और खुद खिड़की के पास रखे सोफे पर बैठ गया। कुशन पड़ने पर विलियम कसमसाया। उठ जाओ मनहूस इंसान, तुम्हारी वजह से मैं भूखा हूँ। दिन का 1 बज रहा है। विलियम का ही शर्ट और ट्राउज़र पहने वो अपने पेट में भूख की वजह से उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा था। नैनी ने कई बार उसे नाश्ते के लिए बुलाया था, पर वो विलियम की वजह से इनकार करता रहा। उसकी आवाज़ पर विलियम ने करवट ली और सीधा होकर लेट गया, पर अगले ही लम्हे चमकती धूप से बचने के लिए उसने बाजू आंखों पर जमा लिए। उसकी नींद खुल चुकी थी, वो मजीद नहीं सो सकता था। सर भारी भारी महसूस हुआ। अलबत्ता आंखें खुलने में मुश्किल पेश आ रही थी। साइड टेबल पर रखे उसके फ़ोन पर नील की नज़र पड़ी, जिसने उसे आगे बढ़कर उठा लिया और फिर विलियम का दाहिना अंगूठा पकड़कर फ़ोन का लॉक खोला और वापस सोफे पर बैठ गया। तुमने जेनी रॉबर्ट को अनब्लॉक किया या नहीं? वो अब उसका इंस्टाग्राम चेक कर रहा था। विलियम ने आंखें खोलकर देखा। वो बेड पर चिट लेटा था। बाल बिखरे हुए थे। चेहरा पहले से कमज़ोर लग रहा था, लेकिन अंदर अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। वो अब छत को घूरने लगा। इतना बोरिंग फ़ोन मैंने आज तक नहीं देखा
उसका फ़ोन वापस पटकते नील बड़बड़ाया था, जबकि विलियम गुजरी रात को याद करने की कोशिश कर रहा था और नैनी का थप्पड़ याद करके वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। फिर उसने नील की जानिब करवट ली। चेहरे पर सुकून था जो महीनों बाद नजर आया था। ऐसा कौन सा ख्वाब देख लिया है जो बत्ती सी बंद ही नहीं हो रही? नील ने भव्य सुकेड़ कर उसे देखे गया जो पल पल हैरान कर रहा था। विलियम गहरा सांस लेता उठ बैठा और फिर बाजू फैलाकर अंगड़ाई ली। मुस्कुराहट यूं ही उसके चेहरे से चिपकी रही। नील उसे देखकर खुशगवारी का एहसास हुआ। सीरियसली, अगर मुझे पता होता कि नैनी के एक थप्पड़ से तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो ये काम मैं कब का कर देता। नील का अंदाज ऐसा था कि वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें हंसता देखकर, वो दिल की गहराइयों से बोला था। आंखें विलियम के लिए नरम थी। विलियम ने नजरें उठाकर नील को देखा। थैंक यू, वो बस इतना ही कह पाया। आंखों से अजीब सी थकन वाज़ेह हो रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट जमी थी। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे भूख लगी है, फ्रेश होकर जल्दी नीचे आओ, वो सोफे से उठते बोला। इरादा अब नीचे जाकर एक शानदार नाश्ता करने का था। नील, वो दरवाजे की जानिब बढ़ा था कि जब विलियम ने उसे पुकारा वो रुक गया। विलियम गहरा सांस लेता बेड से उतरा और नील की जानिब कदम बढ़ाए। उसके करीब रुककर एक नज़र उसे देखा और अगले ही पल उसके गिर्द अपने बाजू फैला दिया। नील तो साकित रह गया, आंखें हैरत से फैल गई और मुंह खुल गया। आदम बेजार विलियम जोसेफ ने उसे गले लगाया था। थैंक यू मुझे झेलने के लिए। हाँ, वो जानता था उसे झेलना आसान नहीं था। कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता था। नैन्सी के मरने के बाद तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और पाकिस्तान से वापस आने के बाद तो जैसे उसने खुद को ही कहीं खो दिया था। नील वो वाहिद दोस्त था जो उसकी धूप छाँव में उसके साथ रहता था। नील कई लम्हे यूं ही खड़ा रहा, फिर उसने सरगोशी की। अब एक अदद पाकिस्तानी लड़की तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना। आह, नील और उसकी पाकिस्तानी लड़कियों से ऑब्सेशन। अंदाज मासूमाना था। विलियम मुस्कुराकर दूर हटा। नहीं मिलेगी। अंदाज तपाने वाला था। वो ड्रेसिंग रूम से मुल्हका बाथरूम की जाने बढ़ा। तुम बने ही नरक में सड़ने के लिए हो। नरक की आग में सबसे पहले तुम्हें झोंका जाएगा। नील ने दिल खोलकर बदमजा हुआ था और फिर उसे बद्दुआएं देता कमरे से बाहर निकल गया। जबकि विलियम 15 मिनट बाद शावर लेकर बाहर निकला तो उसे अपना आप ताज़ा महसूस हो रहा था। भूख का एहसास भी हो रहा था। फ़ोन उठाकर उसने चंद एक नोटिफिकेशंस देखे। खिड़की से छनकर आती धूप में उसका सर सरापा नुमाया था। बाल हल्के गीले थे और पीछे की जानिब जमे थे। कत्थई आंखें और बाल चमक रहे थे। हल्के नीले रंग के टी शर्ट और सफ़ेद ट्राउज़र में वो अच्छा लग रहा था। अचानक कुछ याद आने पर वो तेज़ी से अलमारी की जानिब बढ़ा। पट खोले उसे वो बैग नज़र आया जिसमें उसने चीज़ें रखी थीं और निकाहनामा भी। बैग से उसने वो जैकेट निकाली जिसकी जेब में उसका निकाहनामा था। बैग सोफे पर फेंक दिया। तय लगे कागज़ को खोलकर देखा। फजर मराज का नाम वाज़ेह था उसके नज़दीक। इसकी सारी बेचैनियों की वजह ये कागज़ और वो लड़की थी। कई सानिया वो उस कागज़ को देखता रहा। दिल में अजीब सी चुभन हुई। पहली बार एहसास हुआ था कि उसे ये नहीं करना चाहिए था। अपने से बदला लेने के लिए अपनों को तकलीफ देकर वो कैसे खुश रह सकता था। उसका दिमाग उसके साथ गेम खेल रहा था और वो किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल हो जाता था। हाँ, उसे अब पाकिस्तान से और उसके लोगों से और ख़ास तौर पर फजर मराज से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना था। कागज़ को एक तह लगाई और वो उसे फाड़ना चाहता था, पर उसकी पहले कि वो कागज़ के टुकड़े करता उसकी नज़र सोफे के दहाने पर गिरी। उस चमकती चीज़ पर पड़ी जो सूरज की रोशनी में हल्के भूरे रंग में कालीन पर पड़ी चमक रही थी। वो बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़ा और फिर झुककर उसे उठाया। ये एक चेन थी जिसमें झूठा सा लॉकेट था। चेन के देखते ही एक झमाका सा हुआ। दाहिने हाथ की उंगली में लपेटी चेन और हथेली पर लटका वो छोटा सा लॉकेट। वो इतना छोटा था कि बमुश्किल नज़र आता था। एक चावल के दाने से ज़रा लॉकेट जिसके अंदर रेजिन थी और उसके अंदर तैरता वो चावल का एक दाना जिस पर फजर वाज़ेह तौर पर लिखा चमक आ रहा था। रेजिन की वजह से वो चावल पर लिखा साफ नज़र आ रहा था। ये लॉकेट इतना चमकता हुआ था जैसे कोई हीरा हो। जोसेफ पैलेस के कमरे की खिड़की के खड़ा विलियम जोसेफ साकित रह गया। धूप गायब हुई और रोशनी भी। जोसेफ पैलेस की जगह वो अब गाड़ी में बैठा था। वो रात जब उसने फजर को उसके घर पर ड्रॉप किया था, फजर का बैग गाड़ी में गिरने की वजह से ये लॉकेट गाड़ी में गिर गया था और उसने जाने के बाद विलियम को नज़र आया था जैसे उसने उठाकर अपने बैग में डाल लिया था। वो फिर उसे भूल गया था। वो भूल जाना चाहता था पर जैसे कुदरत नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। वक्त जैसे घूम गया। एक हाथ में पकड़ा कागज़ और दूसरे हाथ में चमकता लॉकेट उसे वापस खींच ले गया। वो जाने कितनी देर नहीं यूं ही खड़ा रहता, लेकिन दरवाजे पर होने वाली दस्तक
हाल में वापस खींच लाई। खाना तैयार है, नैनी आपको बुला रही हैं। मुलाजमा उसे इत्तला देकर जा चुकी थी। विलियम ने खुश्क लबों पर जुबान फेरी, सीने में के दिल को तेजी से धड़कता महसूस किया। कई लम्हे वो यूं ही खड़ा रहा, फिर चेहरा पर नागवारी उभरी। बैग उठाकर उसने दोनों चीज उसके अंदर फेंकी और जिप बंद करके उसे वापस अलमारी में रख दिया। कुछ देर बाद वो सीढ़ियों से उतर रहा था। खाने की खुशबू नथनों से टकराई तो भूख मजीद जाग उठी। आज मौसम अच्छा था, निशा भी घर पर ही थी। कसम से नैनी, क्या थप्पड़ मारा आपने, आय हाय मैं तो फैन हो गया। वो नील की आवाज़ साफ सुन सकता था, जो अपने चुटकुलों से निशा और नैनी को हंसाने का काम कर रहा था। अगर रहा नहीं जा रहा तो 2-4 थप्पड़ खुद भी खा लो। ट्राउजर की जेबों में हाथ उड़ से वो फ्रेश सा खड़ा था। दुबला पतला सा लंबा सा जोसेफ जैसे अपनी जोन में वापस आया था। उसे देखते ही निशा और नैनी की आंखें चमक उठी थी। अच्छे लग रहे हो, निशा चमकती आंखों से बोली थी। नील की जबान में फौरन खुजली हुई। हाँ हाँ, आ गया बनकर हीरो। पता है नैनी, रात इसने बीच सड़क पर कितनी बार के। शट अप। अपनी हालत याद करके विलियम का चेहरा सुर्ख हुआ था। उसे भी याद था कि उसने क्या गुल खिलाए थे, बल्कि उसकी अंतड़ियाँ अभी तक दुख रही थी और पेट में जैसे जख्म हो गए थे। अपनी बारी पर शट अप। डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी कुर्सियों पर तीनों बैठे थे और उनकी तवज्जो का मरकज विलियम था। सोफी खाना लगा रही थी। नाश्ता और लंच एक साथ किया जा रहा था। नील ने फ्रेश जूस का गिलास उठाकर लबों से लगाया। विलियम कदम कदम चलता करीब आया और नैनी के साथ वाली कुर्सी को खींचकर बैठ गया। खाने के दौरान जॉर्ज का फोन आया था। निशा ने वीडियो कॉल मिलाकर फोन गिलास से टेक लगा दिया था। विलियम को हंसते बोलते देखकर और पहले की तरह बातें करते देखकर उसे भी खुशगवार हैरत हुई थी। तुम वापस कब आओगे? हमें कैंपिंग के लिए जाना है, विलियम ने छुट्टे ही पूछा था। कैंपिंग तुम जैसे गरीबों को लोगों का काम है। जॉर्ज जोसेफ तुम जैसे गरीबों को एलिट वेकेशन पर ले जाएगा। उसने फर्जी कोले झाड़े थे। वैसे भी उसका इरादा था वापस आकर घूमने फिरने का। उसकी बात सुनकर नील के बाछें फैल गईं। कोई लड़की मिली तुम्हें? अपनी तरफ से उसने सरगोशीनुमा अंदाज में पूछा। जहाँ जोसेफ पीटरसन हो वहाँ मुझे कौन पूछेगा, जॉर्ज ने मुंह बनाकर कहा। बेबसी लहजे में वाजे थी। उसका अंदाज ऐसा था कि सभी बेसाख्ता हंस दिए। शर्म करो जॉर्ज, वो तुम्हारा बाप है, नैनी ने उसे गैरत दिलाना चाहिए। नैनी, ये बात आप बाहर लड़कियों को समझाएं कि वो मिस्टर जोसेफ पीटरसन 3 जवान बच्चों के बाप हैं। वो बिना ब्रेक के बोल रहा था, काफ़ी झुंझलाया था, जैसे वाकई किसी ने उसे मुँह न लगाया हो। जब देखो उनके इर्द गिर्द कोई न कोई लड़की घूम रही होती है, मानो मैं जैसे हूँ ही नहीं। स्क्रीन से नजर आता उसका चेहरा तमस्खराना था। वो खुद का मजाक उड़ा रहा था। तुम बड़े भाई हो जॉर्ज, ध्यान रखना कोई लड़की मिस्टर जोसेफ पीटरसन यानी हमारे बाप को ले ना उड़े। ब्रेड का स्लाइस लेते विलियम ने लुकमा दिया। चेहरे पर शरारत ही शरारत थी। हट शरीर, नैनी ने उसके कंधे पर थप्पड़ रसीद किया। सीरियसली, आजकल मैं डायरेक्शन से ज़्यादा उन पर फोकस कर रहा हूँ। वो सब खुशगवार मूड में थे। पहली बार देख रही हूँ बेटे बाप से जेलस हैं। निशा तपाने वाली मुस्कुराहट लिए बोली तो सब फिर से हंस दिए। खुशगवार माहौल में नाश्ता किया गया। सब ठीक था, सब पहले जैसा हो रहा था। इससे अच्छा क्या हो सकता था? कई घंटों की हिम्मत और जमा करने के बाद और सोच विचार करने के बाद बिल आखिर फजर ने नया डिज़ाइन तैयार कर ही लिया था। वो डिज़ाइन जो ख्वाब जैसा नहीं था, बल्कि जो साबित करने वाला था कि भयानक ख्वाब बनने वाली वो सिर्फ वाकई इकलौती थी। बरामदे की छत से टंगा गड़गड़ करती आवाज़ चलता पंखा, मेज के ऊपर रखा आधा धड़ वाला पुतला और चटाई पर फैला उसका साजो सामान। बरामदे में बिछी चारपाई बाहर निकाल दी गई थी। बरामदे में जलते एक बल्ब के अलावा उसने एक इमरजेंसी लाइट जला रखी थी, जो इसकी रोशनी उसके काम करने के लिए काफ़ी थी। बालों को अच्छे से जमाए जूड़ा बनाया गया था। नाक पर रखी ऐनक से झांकती संजीदा आंखें अपने नाइटमेयर को वजूद देने के लिए तैयार थीं। जब उसने डिज़ाइन मुकम्मल करने के कपड़े की कटिंग कर ली तो उसकी बस हो चुकी थी। जिस्म की हड्डियां जैसे अकड़ चुकी थी। बिल आखिर कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज में बैठकर उसने मेज पर रखा फ़ोन उठाकर ऑन किया। फ़ोन सुबह से ही बंद पड़ा था। फ़ोन ऑन करते ही नोटिफिकेशंस की लंबी लाइन लग गई। वो यूं ही खाली खाली निगाहों से सब देखती रही। ऐसा नहीं था कि दिल नहीं जल रहा था, अलबत्ता वो आग बाहर नहीं निकाल सकती थी, खुद ही जल रही थी। बल्कि वो उस कदर थक गई थी कि थकान के अलावा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। आज का दिन काफ़ी लंबा हो गया था और बुरे हादसे ने जहन से चिपक गया था। क्लास ग्रुप में एक तूफान बरपा था, पर उसने चैट ओपन नहीं की, दिल ही नहीं किया था। अपनी ज़ात को निशान बनते देखकर इतना आसान नहीं होता। इससे पहले कि फ़ोन वो दोबारा बंद करती, फ़ोन फिर से स्क्रीन पर नरगिसी आदमी जगमग करने लगा। बेल बज कर बंद हो गई। उसने फ़ोन नहीं उठाया। दिमाग इतना थक चुका था कि वो खाली खाली नज़रों से देखे गई।
फ़ोन दोबारा बजने लगा था तो उसने गहरी सांस लेते फ़ोन उठा लिया। हेलो। फ़ोन कान से लगाते वो सर्द लहजे में बोली। हेलो फजर, कहाँ गायब हो? फ़ोन कर करके थक गया हूँ, तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है? गुस्सा, परेशानी और ज़ब्त, जाने क्या क्या था उसके लहजे में। काम की बात करो सफदर, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फ़ोन नहीं उठाया। फजर का पारा हाई हुआ, वो उसकी बातें हरगिज़ नहीं सुन सकती थी। दूसरी जानिब सफदर का चेहरा सुर्ख पड़ा, सुबह से वो कांटों पर लौट रहा था। कहाँ हो तुम अब? सफदर ने खुद पर जब्त करते बमुश्किल पूछा। तुम्हें इससे मतलब? फजर ने तेवरी चढ़ी, भवें सिकुड़ गई और दिल में आग सी दहकने लगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम यूँ सब बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। आवाज़ में लर्जिश थी। हाँ, जो तुमने किया वो मैं हरगिज़ नहीं कर सकती, वो तमस्कराना बोली। क्या मतलब? मैंने क्या किया है? सफदर का दिल जोर से धड़का, अनहोनी का एहसास हुआ। ये तुम भी जानते हो जो तुमने किया है। फिल वक्त मेरा दिमाग खराब मत करना, दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। उसने नखवत से कहते फ़ोन बंद करना चाहा, पर सफदर के अल्फाज ने तवज्जो खींच ली। हाथ हवा में मौलिक रह गया। फ़ोन मत बंद करना फजर, यहाँ अजीब सी क़यामत छा गई है। प्रोजेक्ट इवेंट 3 दिन बाद चला गया है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तुम्हें कुछ पता है? फजर के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। दिल ने ज़ोर से धड़क उठा। क्या वाकई उसकी बात मान ली गई थी? उसकी अर्जी सुन ली गई थी? क्या मुराद आलम ने वाकई उसे इतना अहम समझा था? धक धक धक, दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। स्टूडेंट्स के प्लान्स थे, शारिक और हुरिया के तो उस दिन निकाह है, डेट फिक्स हो चुकी है उनकी। पता नहीं अचानक कैसे हो गया ये सब। सफदर मजीद कुछ कह रहा था। वो चौंक कर ख्यालों से बाहर निकली और फिर लबों से फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई, गर्दन मजीद अकड़ गई। वो खुद की वैल्यू जानती थी और मुराद आलम के फैसले ने उसकी मजीद कीमत बना दी थी। फजर मराज ये एहसान कभी नहीं भूलने वाली थी। अगरचे वो एहसान का पूरा बदला चुकाने की नीयत रखती थी, लेकिन फिर भी उस इंडस्ट्री के बादशाह जैसे रईस ग्रुप ने उसकी बात मान ली थी। ये हवाओं में उड़ने के लिए काफ़ी था। उसे लग रहा था जैसे टूटे फूटे और थके हारे वजूद में एनर्जी लौट आई हो। तुम यूनिवर्सिटी कब आ रही हो? पता नहीं वो क्या क्या बोल रहा था, पर फजर को बस यही सुनाई दिया था, बहुत जल्द। और हमारा प्रोजेक्ट? डोंट वरी। फजर मराज हार नहीं मानती, गर्दन अकड़ाई कहते उसने फ़ोन बंद कर दिया। आंखों की चमक सियाह आसमान पर जगमग करते सितारों को मात दे रही थी। अगले 20 मिनट बाद वो अपना सामान समेट कर रखती अपने बिस्तर में थी। अम्मा काफ़ी देर पहले सो चुकी थी। वो फ्रेश होकर बिस्तर पर लेटी तो नींद आने के बावजूद वो सोने का दिल नहीं किया। लैपटॉप उठाकर आलती पालती मारे बेड पर बैठ गई। उसकी खूबसूरत उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर फिसल रही थी और अगले ही लम्हे स्क्रीन पर रईस औरंगजेब नमूदार हुआ। वो रईस ग्रुप के बारे में मज़ीद जानना चाहती थी। रईस औरंगजेब आजकल पेरिस में था। वो रईस ग्रुप का मालिक कम बॉलीवुड का स्टार ज़्यादा लगता था, या शायद उसे अदाकार ही बनना था। गलती से बिजनेसमैन और डिज़ाइनर बन गया था। 38-39 साल रईस औरंगजेब ऐसी शख्सियत रखता था कि लोग उसके गर्विदा हो जाते थे। नहीं, हुस्न का बादशाह नहीं था वो, बल्कि हर दर्जा एक्सट्रोवर्ट था। लोगों को अपना बनाना उसका बाएं हाथ का खेल था। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट किसी एक्टर का अकाउंट लगता था। उसके अकाउंट पर उसके बिजनेस से मुतालिका कोई पोस्ट नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी वीडियोस थी। आज ही कुछ घंटे पहले उसने वीडियो अपलोड किया था। सियाह गोल गले वाली शर्ट पहने, भूरे ब्लेजर पहने, गरम मफलर को गर्दन के गिर्द दोनों जानिब से आगे को गिराए, कानों पर हेडफोन जमाए और हाथ में कॉफ़ी का कप थामे वो कुछ गुनगुना रहा था। उसका जिस्म फुर्तीला और लचकदार था। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि जब वो बात करता था तो उसे देखते रहने का दिल करता था, उसे सुनते रहने को मन करता था। उससे गुफ्तगू का तरीका आता था, और एक अदाकार को इससे बढ़कर क्या चाहिए। वो अपने सीने के मुकाम पर हाथ रखता थोड़ा सा झुका और मुस्कुराया। वीडियो के बैकग्राउंड में चलता गाना जेनजी से ताल्लुक़ रखने वाली फजर मराज को कहीं पीछे खींच लिया गया था। उसे देखना, एक्सट्रोवर्ट करना अच्छा लग रहा था। उसकी वीडियो पर कुछ ही घंटों में मिलियंस व्यूज़ आ गए थे। वीडियो में वो पेरिस में घूम रहा था। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि 2 घड़ी देखते रहने को दिल करता था। उसकी शख्सियत मकनातीस थी। यकीनन वो खुद को फिट रखने के लिए कई घंटे वर्जिश करता होगा। फजर बेसाख्ता उसे देखे गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेपनाह हसीन नहीं होते, पर उनकी शख्सियत मकनातीस होती है। फिलवक्त रईस औरंगजेब फजर को वैसा ही लगता था, मकनातीस शख्सियत रखने वाला मशरकी मर्द। जैसे ही उसने कमेंट बॉक्स ओपन किया, उसके कानों से धुआं निकलने लगे। कम उम्र लड़कियों से लेकर पक्की उम्र औरतों तक के कमेंट्स थे। कारपोरेट से ताल्लुक़ रखने वाली कमोबेश लड़कियां उसकी हकीकत से वाकिफ़ थीं, वरना वो बाकियों के लिए एक अदाकार था, 90s का हीरो जिसके पास चार्म ही चार्म था।
जो हद दर्जा चिलबंदा कहलाया जाता था, जिसे उसे कभी डिप्रेशन हुआ ही नहीं हो, बल्कि वो लड़कियों के डिप्रेशन का इलाज था। उसके वीडियोस, उसके मूव्स देखकर अच्छा खासा मूड फ्रेश हो जाता था। थोड़ी देर बाद वो उसके ब्रॉडकास्ट चैनल में घुसी थी, जहां उसके एक एक मैसेजेस पर हजारों रिप्लाई थे। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि वो मैसेजेस अरूजा जमाल उसके लिए करती थी। शायद ही उसने कभी अपना अकाउंट फुर्सत से देखा हो। शर्म करो, वो तुम्हारी डेढ़ की उम्र का है। लड़कियां रिप्लाई में एक दूसरे को टोके दे रही थी, एक दूसरे को शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी। उसके फैंस की एक कसीर तादाद इंडिया से थी। डैडी नहीं, शुगर डैडी, वो भी विद ओल्ड मनी। अस्तगफिरुल्लाह, फजर के लबों से बेसाख्ता फिसला। कानों से धुआं निकलने लग गया था। रईस औरंगजेब को तसल्ली से स्टॉक करने के बाद उसने चैनल से लेफ्ट आउट कर चुकी थी और फिर लैपटॉप बंद करते हुए वो बड़बड़ा रही थी। अच्छा खासा होने के बावजूद भी इस उम्र में सिंगल घूम रहा है। शोखा अंकल। सर झटक कर रईस औरंगजेब को अपने जहन से निकाला और फिर बत्ती बंद करती वो बिस्तर पर लेट गई। रईस ग्रुप कहीं बीच में रह गया था। अलबत्ता रईस औरंगजेब की शख्सियत उसे अजीब लगी थी। हालांकि वो स्टॉकर नहीं थी, पर फिर भी उसने रईस औरंगजेब को अच्छा खासा स्टॉक कर लिया था और ये आज के लिए काफ़ी था। इतनी ज़्यादा थकावट थी कि मज़ीद कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला और नींद की वादी में उतरती गई। हाँ, अलबत्ता उसने उसकी बायों पर ध्यान नहीं दिया था। मुझसे मिलने तुम्हें बुलंदियों पर आना होगा। टूटे ख्वाबों की दुनिया एक पुरअसरार रोशनी खेज जगह है, जहाँ उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं और ख्वाहिशात की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। ये ख्वाब जो कभी खुशियों की नवीद लाते थे, अब एक गुमशुदा हकीकत की मानिंद है, जैसे रात की तारीकी में खोए हुए सितारे। हर टूटा हुआ ख्वाब एक कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जो दिल को कोने में छिपी हुई है, जहाँ मोहब्बत की आरज़ू है, कामयाबी के ख्वाब और खुशियों की ख्वाहिशें बिखर गई हैं। इन ख्वाबों की टूट फूट एक में अजीब सी खामोशी है, जैसे कोई गुमशुदा सदा जो दिल को चीरती है और आंखों में आंसू लाती है। ये ख्वाब कभी कभी हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वाकई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ एक बेमकसद सफ़र पर हैं। ये जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। अगली सुबह फजर की आंख देर से खुली। थकान इतनी थी कि उठा ही नहीं गया। अम्मा ने कई बार आवाज़ें लगाई, लेकिन वो उठ नहीं पाई और अब बाहर सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर तकिए के नीचे से फ़ोन निकाला और फिर उसे ऑन किया। दिन के 11 बज रहे थे। वो एक झटके से उठ बैठी, जिस्म अकड़ा हुआ था और सर दर्द अलग से हो रहा था। फ़ोन ऑन करके उसने सबसे पहले क्लास ग्रुप ऑन किया और स्टूडेंट्स ने तूफान बर्पा किया हुआ था। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? उस रोज़ हमारा निकाह है, ये सरासर ज़्यादती है। फजर के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट ने छुआ। जलते दिल पर फुहार सी पड़ी थी। जहाँ कल तक सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही आज सब अपने लिए रो रहे थे। उसे तकलीफ देने वाले चंद स्टूडेंट होंगे, बाकी सब तमाशाई थे। सब ने उसे मैदान में उतरने पर मजबूर किया था, तो अब उतर आई थी वो, तो फिर रोना कैसे? अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ था। वो मुस्कुराकर उठ बैठी। उसका इरादा फ्रेश होकर काम करने का था, लेकिन जैसे ही वो बेड से उतरती तो फ़ोन बजने लगा। अनजान नंबर से फ़ोन था। वो कई लम्हे फ़ोन को देखती रही, फिर कॉल अटेंड करके फ़ोन को कान से लगाया। हेलो मोहतरमा, खबर तो मिल गई होगी। अब क्या गाड़ी भेजूं ताकि आप तशरीफ़ लाएं और एहसान का बदला चुका सकें? मुराद आलम की तमस्खराना आवाज़ उभरी। फजर की तेवरी चढ़ गई। उसे एहसान लेने की, मदद लेने की आदत नहीं थी, लेकिन इस बार वो मजबूर थी। फजर मराज एहसान का बदला पूरा पूरा चुकाती हैं, लिहाजा हद दर्जा संजीदा था। तो तशरीफ़ लाएं ताकि काम शुरू हो सके। रईस ग्रुप आपकी राह में पलके बिछाए बैठा है। मुराद आलम का अंदाज तंजिया था। वो जानबूझकर फजर को ट्रिगर कर रहा था। तो आप मान रहे हैं कि रईस ग्रुप को फजर मुराद की ज़रूरत है? वो महसूस हुई। मुराद आलम पर पल भर को खामोश हुआ। वो फ़ोन बंद करने ही वाली थी कि फजर मराज की अगली बात ने उसे झटकने पर मजबूर किया। सर, ज़रा अपने मुलाजिमों को इत्तला दे दीजिएगा कि मुझे गेट पर ना रोका जाए, वरना मैं बुरा भी मान जाती हूँ। मासूमियत से कहते आंखें पटपटाते तो मुराद लब भींचकर फ़ोन बंद कर दिया। मुराद आलम जैसे गोबलिन से उस जैसी मलका मलून टकरा गई थी। अल्लाह जाने अब रईस ग्रुप का क्या बनता। पेरिस, सुबह 8 बजे। पेरिस की यह सुबह खुशगवार थी। मौसम न गर्म था और न सर्द, बल्कि ठंडी हवाएं और चमकती सी धूप में लाखों सियाह अपने सियाहत को खुशगवार बना रहे थे। हंसी बिखेरते जोड़े मोहब्बत की ताजगी को महसूस करते नजर आते थे। ऐसी ही सुबह होटल ग्रैंड के आलीशान कमरे की खिड़की में खड़ा रईस उस वक्त मसरूफ नजर आता था। दाहिने हाथ में नाजुक सा सफ़ेद कप थामे, जिसके पैंदे में ब्लैक टी वाजे थी। दूसरा हाथ ट्राउज़र में डाले वो कान में लगे एयरपोर्ट से उभरती आवाज़ सुन रहा था।
यहाँ से कतावर आईफिल टावर वाज़े नज़र आता था। फ्रेश सा रईस इस पैर अच्छा लग रहा था। सफ़ेद टी शर्ट से उसकी कसरती बाजू नुमाया थी। दरमियाना कद और गंदों में रंगत सूरज की मध्यम धूप में दमक रही थी। तुम चाहते क्या हो रईस? तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर तरन्नुम कब तक अपनी बेटी को बिठाए रखेगी? दूसरी जानिब से एक नफीस सी आवाज़ सुनाई दी जिसमें परेशानी वाज़े थी। जब तक रईस जिंदा है उस लड़की पर सिर्फ रईस का हक है, चाहे ये शादी हो या ना हो। ब्लैक टी का घूंट भरते उसने कदर सुकून से कहा था। और मुझे समझ नहीं आता कि अचानक आप लोगों को क्या हो गया है। पहले तो तरन्नुम बेगम मानती नहीं थी कि उनकी बेटी अभी छोटी है, और अब अचानक जल्दी क्यों है? वो भवे सुकेड़ कर बोला तो फ़ोन के उस पर मीलों दूर बैठी औरत का दिल कांप उठा। वो अब बड़ी हो चुकी है रईस। पिछली बार मैं तुम्हारे ना करने के बावजूद तारीख तय कर आई थी, लेकिन महाराज के इंतकाल की वजह से निकाह नहीं हो पाया। मैं चाहती हूँ अब तुम्हारा घर बस जाए। शादी की यही उम्र है, इससे लेट क्या होगा? वो माँ थी, परेशान थी, लेकिन परेशानी से ज़्यादा वो डरी हुई थी। अनहोनी से अनजाना खौफ था जो पीछा ही नहीं छोड़ता था। डर किस बात का है आपको? ठंडे लहजे में कहता वो बिल्किस बेगम को साकित कर गया। मराजुद्दीन की बेटी की बेवफा होने से डरती हैं आप? कहीं वो मुझसे इनकारी ना हो जाए, है ना? वो बदी का बादशाह अपनी माँ समेत हर इंसान की सोच को अंदर तक पढ़ लेता था। कितनी ही पल बिल्किस बेगम कुछ बोल न पाई। दिल धक धक कर रहा था। वो जानती थी कि आसिया तरन्नुम और मराजुद्दीन की बेटी बागी थी। वो इस रिश्ते से इनकारी थी। वो ये शादी करना नहीं चाहती थी। बचपन से उसके कानों में इस रिश्ते की बात डालने के बावजूद वो इस रिश्ते से इनकारी थी। वो इस रिश्ते को किसी खातिर में नहीं लाती थी। तरन्नुम की बातों से पता चलता था उनकी बेटी आज तक बिल्किस बेगम से नहीं मिली थी। वो ये भी जानती थी कि जब भी शादी होती उनकी बेटी की मर्जी के खिलाफ होती, लेकिन यही तय था। सालों पहले जो तय पाया था वो होना ही था। और तुम इंतज़ार कर रहे हो उसके बेवफा होने का? वो भी माँ थी, और औलाद को माँ से बेहतर कौन जानता है? हाँ, ताकि उसके सीने में मैं अपने हाथों से गोली उतार सकूं। सुकून से कहता वो बिल्किस बेगम के सुकून को बर्बाद कर गया। उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई, चेहरा पीला पड़ गया। रईस, वो नादान है, कम उम्र है, तुम तो समझदार हो। वो दहल कर बोली थी। क्यों जिद लगाए बैठे हो? आप जानती हैं रईस औरंगजेब किसी को दूसरा मौका नहीं देता। उसके अंदाज में कोई बदलाव नहीं आया, चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। वो इतने आराम से सुकून से कह रहा था जैसे उसका ये रोज़ का काम हो। तुम्हारी वजह से होगा जो भी होगा। 4 साल पहले ही अगर तुम उससे शादी कर लेते तो आज तुम्हारी बीवी होती। बेवफाई का कोई सवाल ही पैदा ना होता। वो अपने बददिमाग बेटे को इस पर डपट रही थी। बेवफाई का ऑप्शन न 4 साल पहले था, न आज है, न 4 साल बाद होगा। 22 सालों की वफा है वो मेरी अम्मा। अगर वो लड़की मुझसे इनकारी है तो बैठी रहे, मुझे भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर मुझसे ज़रा सी भी भनक पड़ी कि उसने रईस के बजाय किसी और को चुना है तो आप जानती हैं कि उसका हशर क्या होगा। वो माफ़ी का रवादार नहीं था, वो मेहरबान था, लेकिन अपने साथ जुल्म नहीं होने देता था। रईस औरंगजेब से बेवफाई का सज़ा सिर्फ मौत थी, सिर्फ मौत। और बिल्किस बेगम को ये मौत साफ नज़र आई थी। देखो रईस, मेरे बच्चे, मेरी बात को समझो, उन्होंने प्यार से पुचकारा। तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो उसे आज़ाद कर दो, लेकिन ये सज़ा ना दो। आखिर तरन्नुम कब तक उसे बेड़िया डाल सकती है? वो लड़की है, नौजवान है, लड़कियों के जज्बात नाजुक होते हैं। वो ना तुमसे कभी मिली है, ना कभी देखा है, तो कैसे तुम्हें कबूल करेगी? क्यों तुम्हारे लिए बैठी रहेगी? जैसे मैं 22 सालों से उसके लिए बैठा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही उसे भी मेरे लिए बैठना होगा। उसका अंदाज दो टोक था। रईस, बिल्किस बेगम ने बेबसी से उसे पुकारा। वो लड़की है, लड़कियां नाजुक होती हैं, तुम उसके सामने आ जाओ इससे पहले कि वो किसी और को पसंद आए। किसी की सज़ा उसे मत दो। बेवफाई की सज़ा सिर्फ मौत है। वो इससे कम पर राज़ी नहीं था। इससे पहले बिल्किस बेगम मजीद कुछ कहती, उसने कान पर लगा एयरपोर्ट उतार कर बेड की जानिब उछाल दिया और फिर गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। 3-4 गहरी सांस लेकर वो मुस्कुरा दिया। वो रईस औरंगजेब था, रईस ग्रुप का मालिक, एक खपती इंसान जिसकी वफा अजीब थी, जिसकी सज़ा सिर्फ मौत थी, जो अपने दूर का मशहूर डिज़ाइनर और बिजनेसमैन होने के बावजूद रिवायत का पाबंद था। कमरे के दरवाजे पर दस्तक उभरी और फिर दरवाज़ा खुला तो अरूजा अंदर दाखिल हुई। ग्रे ड्रेस पैंट के साथ सिया ब्लेजर पहने, बालों को अच्छे से जूड़े में दबाए, सिया चश्मा सर पर सजाए वो तैयार खड़ी थी। उसकी भूरी रंगत नुमाया थी। बॉस, आप अब तक रेडी नहीं हुए? रईस को ब्लैक टी के मज़े लूटते देखकर वो हैरान हुई। अरे अरूजा, क्यों हवा के घोड़े पर सवार रहती हो? चिल करो ना। थोड़ी देर पहले वाला रईस गायब हो चुका था और इस वक्त अरूजा जमाल के सामने एक मुख्तलिफ शख्सियत का मालिक रईस खड़ा था। बॉस, हमें निकलना है, लेट नहीं हो सकते। अरूजा ने कलाई पर बंदी घड़ी देखते संजीदा लहजे में जवाब दिया। कभी कभी लगता है बॉस तुम हो, मैं नहीं।
खाली कप ट्रॉली में रख दे, उसने कदरे बेचारगी से कहा। अरुजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो हाथ बांधे किसी रोबोट की तरह खड़ी थी। तुम चाय एंजॉय करो, मैं ज़रा रेडी होकर आता हूँ, मुस्कुराकर कहता वो उसके सामने से हट गया और अरुजा ने तासुब से सर गर्दन हिलाई। बॉस कभी नहीं सुधर सकते, वो धीरे से बड़बड़ाई। मैंने सुन लिया है अरुज। अगले ही पल वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला, बेड पर पड़ा फ़ोन उठाकर एक नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। हेलो फाइनेंस डिपार्टमेंट, अरुजा जमाल की इस महीने की 50% सैलरी काट ली जाए। वो हाँक लगाता वापस ड्रेसिंग रूम में घुस गया। हाँ, ऑफेंस ये है कि वो कह रही है कि वो बॉस कभी नहीं सुधर सकते। वो पूरी संजीदगी से कह रहा था। यकीनन फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसकी इस कॉल से शगुफे खिल उठे होंगे, जबकि अरुजा जमाल अपना माथा पीट कर रह गई। मुराद आलम अपने ऑफिस में बैठा था। आज उसकी डिज़ाइनर के साथ मीटिंग थी। आज शाले की लॉन्च के प्लान फाइनल करना था। खाकी पैंट पर आसमानी रंग का कॉटन ड्रेस पहने वो नक्शा तैयार था। कफ फोल्ड थे और चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। इतनी तो शायद रईस को भी टेंशन नहीं होगी जितनी उसे हो रही थी। पेशानी की लकीरें वाले से थी। मैच की दूसरी जानिब रखी पावर चेयर पर बैठा सामने दीवार पर लगी बड़ी सी स्क्रीन को देख रहा था, जिस पर रईस हेड ऑफिस की अहम जगहों की लाइव स्क्रीन चल रही थी। जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे थे उनकी रिकॉर्डिंग कंट्रोल रूम के अलावा मुराद आलम के पास भी थी। वो अक्सर नजरें रखने का भी काम करता था। आज का दिन टफ होने वाला था क्योंकि आज मॉडल्स भी फाइनल करनी थी। मेज पर रखा फ़ोन बजा तो उसने उठाकर कान से लगाया। सर, सभी डिज़ाइनर्स आ चुके हैं, आपका वेट किया जा रहा है। सताशी सी आवाज़ उभरी। ओके, मैं आ रहा हूँ। तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी जहाँ मेन गेट की एंट्रेंस वाजे थी। कैमरे पर उसे फजर मराज नजर आई, जो हाथ हिलाते हुए तपाने वाली मुस्कुराहट लिए उसे हाई कर रही थी। डायन कहीं ना कहीं जानती थी कि मुराद आलम उसे देख रहा होगा। उसने फौरन लैंडलाइन से सिक्योरिटी को नंबर मिलाया। उस लड़की को अंदर आने दें, उसने हुक्म दिया और फ़ोन वापस रख दिया। फजर मराज मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुई। उसकी याददाश्त तेज थी। यकीनन उसे मुराद का ऑफिस से याद होगा। 5-7 मिनट तक वो ऑफिस पहुंच जाती। वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, एक गहरा सांस लिया और खुद को कंपोज करने लगा। शाले की लॉन्च कोई छोटी बात नहीं थी। शाले में बेशकीमती और नायाब डिज़ाइन थे और वो चाहता था कि ये यादगार बनाया जाए। लोग पर उन्हें देखने के बाद एक सहरतारी हो जाए। वो बेचैनी से टहलने लगा। इतना तो वो जानता था कि फजर का फोटोशूट का कोई इरादा नहीं होगा, तो कैसा होगा ये सब। 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, भारी भरकम आवाज़ के साथ बोला तो दरवाज़ा झटके से खुल गया। तरोताज़ा सी फजर मराज सामने ही खड़ी थी। हल्के गुलाबी रंग के कॉटन के कोट सेट पहने वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। कैप्री ट्राउज़र के साथ घुटनों तक आता टॉप इतना खुला था कि उसमें फजर जैसी 2-3 लड़कियां और समा जाती। गले पर हुई बारीक सी सफ़ेद रंग की कढ़ाई जो चमक रही थी। बाजू ऊपर से खुले थे जो कलाई के मुकाम तक बंद होते थे और पैरों में वो हाई सोल वाली चप्पल पहनकर आई थी। नाजुक सफ़ेद सी चप्पल जो सूट के साथ मैच कर रही थी। गीले बाल जो रास्ते में ही सूख चुके थे, जिन्हें उसने फोल्ड कर रखा था, और छोटी बड़ी लटें बाहर निकल रही थी। हमेशा की तरह चश्मा बालों पर जमा हुआ था और सर पर उसने हमरंग स्कार्फ ले रखा था। अस्सलामुअलैकुम। मुराद आलम को देखते ही उसने सलाम किया। कभी कभी मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है और फजर के लिए ये मजबूरी वही थी। वालेकुम अस्सलाम। उसने कलाई पर बंदी घड़ी देखी। पूरे 12 बज रहे थे। वो दिल ही दिल में मुतासिर हुआ। सर में वक्त की पाबंद हूँ। वो आज मुस्कुरा रही थी। मुराद को हैरत हुई, वरना तो ड्रैगन बनी मुँह से आग ही निकालती थी। शायद उसे अपनी वैल्यू का अंदाज़ा हो गया था कि वो बेकार नहीं थी। वो वाकई अहम थी। दर्द कभी भी ख़त्म नहीं होता, बस मुस्कुराने की नई वजह ढूंढ लेते हैं। गुड, वो बस इतना कह पाया। क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? उसने मरवतन पूछा था, वरना तो चाह रहा था कि फटाफट काम शुरू हो जाए। नो थैंक्स। वो नाश्ता करके चाय पीकर आई थी। तो आओ फिर तुम्हें मैं रईस ज्वेलर्स में से बेहतरीन ज्वेलरी में से शाले दिखाता हूँ। वो कहता हुआ ऑफिस से बाहर निकला तो फजर भी उसके पीछे ही आई। सिया बैग कंधे पर डाले वो मुराद आलम के पीछे पीछे चल रही थी। सफ़ेद चमचमाता मार्बल जिसमें वो अपने कदम वाज़े देख सकती थी। दोनों कदम बढ़ाते आगे चलने लगे। ऑफिस से निकलकर दाहिने जानिब राहदारी में वो दाखिल हुए। मुराद आलम ने अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाला। वो दोनों अब एक इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे के सामने खड़े थे जो कार्ड से स्कैन होकर ही खुलता था। ये वो कमरा था जहाँ बेशकीमती ज्वेलरी और हीरे जवाहरात रखे जाते थे। यहाँ आने की इजाज़त कमोबेश लोगों को ही थी। कार्ड स्कैन होने के बाद दरवाज़ा किसी लिफ्ट के मानिंद खुलता चला गया और वो मुराद आलम के पीछे कमरे में दाखिल हो गई।
दरवाज़ा बंद हो गया। फजर को यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम पसंद आया था। राहदारी के किनारे पर उसने 2 सूटेड बूटेड लोगों को खड़ा देखा था। यकीनन वो गार्ड थे। लाइट्स प्लीज़। मुराद आलम के कहने पर एक झमाके से रोशनियों का सैलाब उमड़ आया। फजर ने अपनी ऐनक उतार कर आंखों पर जमाई। ज़्यादा तेज़ रोशनी उसे इरिटेट करती थी, लेकिन जैसे ही उसने गर्दन उठाकर देखा वो साकित रह गई। पल भर के लिए उसका मुंह हैरत से खुल गया। उसके सामने ही कांच के जारों में आंखों को घेरा करने वाले जवारात रखे थे। यूं तो पूरे कमरे में ही दीवारों से मुंसलिक शेल्फ बने थे, जिनमें हीरे, कीमती पत्थर और आर्ट के नमूने रखे थे। लेकिन सामने ही मेज पर 5 जार थे। शाले ज्वेलरी में टोटल 5 डिज़ाइन हैं। मुराद आलम ने बोलना शुरू किया। मिनिमल ज्वेलरी पहनने वाली फजर इन हीरे जवाहरात को देखकर पल भर के लिए हैरान रह गई। इसलिए नहीं कि ये हीरे थे या फिर बेशकीमती थे, बल्कि ये बहुत खूबसूरत थे, बेइंतहा हसीन। हाथों की कारीगरी इस कदर हसीन भी हो सकती है। वो दंग रह गई थी। आज उसने दिल में ही एतराफ़ कर लिया था कि वाकई राइस ज्वेलरी और आर्ट के मामले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। ये आर्टिकल नंबर 1 है। मुराद आलम ने सबसे पहले जार की जानिब इशारा किया। सिया कार्बोनाडोज, सिया डायमंड से बना ये नेकलेस, जो मशरकी और मगरबी डिज़ाइन का मुंह बोलता सबूत था, ये देखने वालों को हैरान कर देता था। इसका डिज़ाइन चौकर था, लेकिन इसमें लगे सिया डायमंड्स बड़े बड़े थे। 4 इंच चौड़ा ये नेकलेस बेहद खूबसूरत था। इसके डिज़ाइन को इतनी महारत और खूबसूरती से बनाया गया था कि देखते रहने को दिल करता। इसके साथ के इयररिंग्स छोटे साइज़ के हम रंग थे। ये आर्टिकल 2 है। मुराद ने दूसरे जार की जानिब इशारा किया। ये नेकलेस बड़े बड़े टर्किश फ्रोज़ा से बना हुआ था और इसका रंग भी वैसा ही था। ये माला सेट की तरह था, जो पहनने पर सीने से ज़रा नीचे तक आता। फिरोज़ा को दरअसल वेस्ट का डायमंड कहा जाता है। इस नेकलेस को विंटेज सिल्वर में क्राफ्ट किया गया था और फिरोज़े बड़े महारत और खूबसूरती से जोड़े गए थे। नेकलेस के साथ साथ लंबे इयररिंग्स और एक अंगूठी भी थी। अंगूठी का साइज़ इतना बड़ा था कि फजर का आधा हाथ छुप जाता और उसकी कीमत हज़ारों डॉलर्स में थी। ये आर्टिकल 3 है। तीसरा आर्टिकल मुकम्मल मशरकी डिज़ाइन में था। सुनहरी रंगत वाला सोने का बना ये चोकर और माला सेट ब्राइडल ज्वेलरी में आता था। ये पूरा ही सुनहरी था और इसमें दमकता स्टोन इसे बेशकीमती बना रहा था। ये उन लड़कियों के लिए बेहतरीन था जिन्हें रंग बिरंगी ज्वेलरी नहीं पसंद आती, जो एक ही रंग की ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं। जाने कितने तोले सोने में बना था ये सेट, जो बहुत बेशकीमती था। यह रहा आर्टिकल नंबर 4, जो काफ़ी डिमांडिंग रहा है। हमने इसे नया टच देकर शाले कलेक्शन में शामिल किया है। ये सिल्वर ज्वेलरी थी, विंटेज सिल्वर। एक बारीक सा नेकलेस, जिसे गौर से देखा जाए तो नेकलेस में चैन पर अजीबोगरीब शक्लें बनी हुई थी। इसमें शक्लों की एक बाकायदा तरतीब थी। ये शक्लें इंसानी चेहरा नहीं था, बल्कि गौर करने पर कहीं मकड़ी, कहीं तितली तो कहीं पंख लगे नजर आते थे। इसके साथ ही ब्रेसलेट थी और ये खूबसूरत था। आर्टिस्ट खुद ऐसे डिज़ाइंस पहनते थे। मॉडल्स और रॉक स्टार्स, ये उन्हीं के लिए बनाया गया था। ये आखिरी आर्टिकल है जिसने सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया है। इसे बनाने में तो सालों लगे ही हैं, पर अब ये समझ नहीं आ रहा कि इसे लॉन्च कैसे किया जाए। मुराद बता रहा था और फजर ठहर गई। वो उसे झुककर गौर से देख रही थी। ये डिज़ाइन आर्ट का मुंह बोलता सबूत था। चश्मे के पार से झांकती उसकी खूबसूरत ज़हीन आंखें इस डिज़ाइन को देखते हुए प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। अब तुम खुद को बाकियों से अलग समझती हो तो इस डिज़ाइन के बारे में बताओ, मैं भी देखूं तुम्हारी इन ज़हीन आँखों ने क्या स्कैन किया है। मुराद अली के कहने पर वो चौंक कर सीधा हुई। डिज़ाइन गौर से देखा जाए तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था। बड़ी सी खूबसूरत सफ़ेद, ग्रे और मटियाले रंग की सीपी, जो किसी ताज की तरह दिखती थी। उससे छोटे बड़े सीप से निकली मोतियों की लड़ियाँ लटकी हुई थी। देखने पर समझ नहीं आता था कि उसको कैसे पहना जाता होगा। वाकई इसे लॉन्च करना और सही तरीके से लॉन्च करना काफ़ी मुश्किल काम था। ये ज्वेलरी का हिस्सा नहीं है, ये आर्ट है। ज्वेलर्स अपनी ज्वेलरी पर फोकस करते हैं, जबकि एक आर्टिस्ट हमेशा अपने डिज़ाइंस और ज्वेलरी के साथ एक आर्ट ज़रूर बनाता है जो सिर्फ आर्ट को जाहिर करता है। सीने पर बाजू बांधे वो बड़ी फुर्सत से बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुराद आलम आंखें छोटी किए उसे देखे गया। इस कमरे में 27 ऐसे पीस हैं। राइस ज्वेलर्स में पिछले 25 सालों में टोटल 27 कलेक्शंस लॉन्च हुई है, और हर कलेक्शन में एक पीस ऐसा ज़रूर होगा जो अभी इस कमरे में मौजूद है, और उस पर कोई कीमत भी नहीं लिखी गई। इसका मतलब ये नॉट फॉर सेल है। कंधे उचकाकर कहती वो मुराद आलम की जानिब मुड़ी, जो मुतासिर नज़र आता था। ये नॉट फॉर सेल तो नहीं है, बल्कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे डिज़ाइन बनवाते हैं। हाँ, अलबत्ता ये आम लोगों के लिए नहीं होते, उसने इजाफा किया। अब हम चलते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ मेरा इंतज़ार किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है आज सभी मॉडल्स फाइनल हो जाएंगी।
एक बार मॉडल्स फाइनल हो जाएं तो फिर कॉस्ट्यूम की बारी आएगी। तुम क्या कहती हो? वो अब दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। आपके सबसे मुश्किल सीप वाले आर्टिकल के लॉन्च कैसे करनी है मुझे आइडिया आ चुका है, ये मैं देख लूँगी, बाकी आप और आपके डिज़ाइनर्स देख लें। दरवाजे से बाहर निकलते फजर ने मशवरा पेश किया। उसकी बात सुनकर मुराद आलम हंस दिया। तुम्हें लगता है तुम इस आर्ट पे इसको प्रेजेंट कर पाओगी? वो तमस्कराना बोला, अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। शायद अगले को नीचे दिखाना उसकी फितरत थी। तो क्या मैं यहाँ पिज़्ज़ा खाने आई हूँ? फजर की तेवरी चढ़ी। मिस्टर मुराद आलम, मैं अपना प्रोजेक्ट छोड़कर यहाँ घूमने फिरने नहीं आई। मैं जो कर सकती हूँ वो मैंने बता दिया। आपको फेवर्स चाहिए तो बताएं, नहीं चाहिए तो बताएं, मेरा वक्त ज़ाया ना करें। थोड़ी देर पहले वाला मूड गारत हो चुका था। मुझे तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस होने पर हैरत होती है। तुमने सबसे मुश्किल काम ही क्यों चुना? वो वाकई जानना चाहता था। राहदारी में खड़े वो दोनों बहस कर रहे थे। राहदारी के सिरे पर खड़े गार्ड्स को नखियों से एक नौजवान लड़की और एक समझदार मर्द को झगड़ते देखा। शायद मुराद आलम अभी नहीं जानता था कि अगर उस डायन का दिमाग घूम जाता तो क्या होता। फजर ने जब्त करते खुद को कुछ गलत कहने से रोका। फिर दोनों हाथ सीने पर बांधकर एक कदम बढ़ाकर उसके सामने आई। मैं ओवर कॉन्फिडेंस रहूंगी तो उस कॉन्फिडेंस लेवल तक काम कर पाऊंगी। अब बताएं, यहाँ मेरी ज़रूरत है या मैं जाऊँ? खूबसूरत आंखें मुराद आलम को सालिम निगल जाती। वो मुस्कुराकर पीछे हटा। मेरे साथ आओ। वो अब वापस कदम बढ़ा चुका था। फजर मुट्ठियाँ भींचकर उसके पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद वो दोनों कॉन्फ्रेंस रूम के सामने खड़े थे। फजर का दिल धक धक कर रहा था। मुराद आलम तक तो ठीक था, वो अपनी ज़ुबान के जोहर दिखा लेती थी, लेकिन इतने बड़े और टैलेंटेड लोगों के सामने वो अपना भरम कैसे रख पाएगी? खुश्क लबों पर जुबान फेरी और दिल ही दिल में दुआ पढ़ते हुए खुद को नॉर्मल किया। आर यू रेडी? दरवाजे पर रुककर मुराद आलम ने पलटकर एक नज़र उसे देखा। आंखों में अजीब सी चमक थी। ऑलवेज। वो सुर्ख चेहरे के साथ मुस्कुराई और फिर दरवाज़ा खुल गया। रोशनियों का एक सैलाब सा उमड़ आया। मुराद आलम अंदर दाखिल हो गया। फजर ने एक गहरा सांस लिया और फिर वो कदम बढ़ाकर कमरे में दाखिल हो गई। कमरे का दरवाज़ा बंद होता चला गया। क्या कहते हैं, क्या होगा? खुशी गर्मजोशी से गले लगाना है, चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट सजाए। ये दोस्तों के साथ बांटी हुई हंसी है और ये जानना कि आपके प्यारे आपके करीब हैं। ये सूरज है जो आपके जिल्द पर चमकता है। एक हल्की हवा अंदर से बहलाती है। ये अमन, सुकून और सुकून का एहसास है। एक दिल जो मुतमईन है बगैर किसी बुराई के। खुशी एक सफ़र है, मंजिल नहीं। एक जहनी कैफियत, एक मीठा सा नशा। लहजा हर लम्हे को अजीज़ रखें, बड़ा और छोटा, क्योंकि खुशी सबसे बड़ा तोहफा है। और जब इंसान के पास प्यारे रिश्ते होते हैं, जब उसके पास सब कुछ होता है, तो वो खुश होता है। और खुशी को महसूस करने के लिए आपका अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी होता है। एडनबरा की चमकती धूप इस पहर भली लग रही थी। आज की धूप ठंडी थी। आसमान पर हल्के बादल थे। कभी सूरज निकल आता तो कभी बादल पर छुप जाता। दोनों एक दूसरे के साथ आंख मिचौली कर रहे थे। बहुत खूब नौजवान, तुम्हारा हाथ ठीक हो चुका है, बहुत मुबारक हो। विलियम के हाथ का एक मुआयना हो रहा था। एक्सरे की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई थी, कोई दर्द भी नहीं था। उसकी ज़िंदगी ट्रैक पर चलने पड़ी थी और हाथ अब बिल्कुल ठीक था। यानी मैं इस हाथ का मुक्का बनाकर किसी की भी नाक फोड़ सकता हूँ, वो संजीदगी से बोला, जबकि आंखों में शरारत वाज़े थी। हाँ, अगर तुम अच्छे फाइटर हो तो। डॉक्टर उसकी बात समझते मुस्कुरा दिया। थैंक यू डॉक्टर, मैं अब जा सकता हूँ। ये डॉक्टर मिस्टर जोसेफ का पुराना दोस्त था। हॉस्पिटल के खारिज होने के बाद भी विलियम के हाथ की भी मुआयना इसी डॉक्टर के पास हुआ था। हाँ, तुम जा सकते हो। डॉक्टर के कहने पर वो उठ खड़ा हुआ। बैगी पैंट और टी शर्ट के ऊपर वो सियाह जैकेट पहने हुए था। जैकेट के कॉलर बड़े थे और नए हेयर स्टाइल हेयर कट में वो अच्छा लग रहा था। आजकल वो अपनी रग्बी की टीम से भी मिल रहा था, दोस्तों के साथ घूम फिर रहा था। वो ज़िंदगी को नए सिरे से जीना सीख रहा था। पिछले चंद महीनों में क्या क्या हुआ था वो सब भूल जाना चाहता था। हॉस्पिटल के बाहर जॉर्ज की महंगी गाड़ी खड़ी थी। आजकल वो यही इस्तेमाल कर रहा था। गाड़ी में उसका सामान रखा था। आज उसका इरादा स्टेलिंग जाकर कुछ रिकॉर्ड करने का था। बहुत हो गई ऐश, अब उसे वापस काम पर आना चाहिए। गाड़ी में बैठते ही उसने नील का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। विलियम ने गाड़ी स्टार्ट की। उसका रुख एडनबरा के ओल्ड टाउन की तरफ था। पिछले काफ़ी सालों से वो उस तरफ नहीं गया था। नील, फ़ोन उठाओ। उसके फ़ोन न उठाने पर वो बड़बड़ाया। स्टीयरिंग व्हील को घुमाते उसने गाड़ी रिवर्स की। सामने ही बने लॉन में उसे दो लड़कियां बैठी नजर आई जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था। दोनों ही नर्स थी। विलियम को देखकर वो कई बार यहाँ देख चुकी थी। इस वक्त भी वो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। विलियम की नज़र अचानक पड़ी। वो दोनों खिलखिला रही थी। वो मुस्कुराया। सराहा जाना किसको अच्छा नहीं लगता। गाड़ी रिवर्स करने के बाद उसने हाथ निकालकर उन्हें बाय कहा और फिर जन से गाड़ी भगा ले गया।
पथरीली सड़क पर उसकी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गहरी सुरमई आलीशान इमारतों के दरमियान उसकी गाड़ी गुजरती जा रही थी और उसकी गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था। उसकी गाड़ी का रुख ओल्ड टाउन की तरफ था, जो एडनबरा का एक तारीखी इलाका था। ये गलियों का एक नेटवर्क था जो 15वीं सदी में बनाया गया था और ये एडनबरा के किस्ल और सेंट लीस चर्च की वजह से काफ़ी फेमस था। जैसे ही वो ओल्ड टाउन पहुंचा, नील का फ़ोन आने लगा। कहाँ हो बदबूदार आदमी? फ़ोन उठाते ही वो बोला। सोया हुआ था। नील की नींद में डूबी आवाज़ गूंजी। बाय द वे, इसी बदबूदार आदमी को तुमने उस दिन गले लगाया था। नील की मसनूई खफगी बोली। पीकर आया था मैं, चढ़ गई थी मुझे, याद है? मुस्कुराहट छुपाए वो ऊंची आवाज़ में बोला। और तुम भी भूल गए हो कि उस रात बीच सड़क पर तुम्हारी हीरोगिरी कैसे निकली थी। नील कौन सा कम था, दोनों एक दूसरे को रोस्ट करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। मैं स्टीलिंग जा रहा हूँ, तुम चलोगे? विलियम ने बात बदल दी। वो रात खौफनाक थी। उस रात के बाद फजर उसे कभी दिखाई नहीं दी थी। क्या लेने जा रहे हो? वो उठकर बैठा। मौसम अच्छा है, सोच रहा हूँ थोड़ा काम कर लूँ। वो अब संजीदा था। क्यों, आज सूरज किस जानिब से निकल आया है जो तुम्हें मौसम अच्छा लग रहा है? वो हैरान हुआ। सूरज को छोड़ो, तुम क्यों अमावस का चांद बन गए हो? नज़र ही नहीं आते। 3 दिन हो गए थे उसे नील से मिले। जब से उसने कैफ़े खोला था तो काफ़ी बिजी हो गया था। बस मैं समझदारी शहरी बन रहा हूँ, यही उम्र है। नील ने दुनिया जहाँ की समझदारी जमा करते बोला। जिम्मेदारी शहरी नहीं, जिम्मेदारी आशिक बनने की तगोदो में हो, मैं सब जानता हूँ। नील की बत्ती सी निकली। आजकल उसे एक लड़की पसंद आ गई थी, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि लड़की उसे घास डाल रही थी और नील ने शादी और बच्चों तक के ख्वाब देख लिए थे। लड़की इंडियन थी और नील पूरी तरह संजीदा था। मैं तुम्हारी तरह शादीशुदा होकर भी सिंगल नहीं घूम सकता। फ्लो में नील के मुंह से निकल गई थी, पर वह अगले ही पल अफसोस हुआ था। विलियम के चेहरे पर एक साया सा लहराया, पर वह मुस्कुरा दिया। उस सब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, उसके लिए बस वो एक ख्वाब था, बुरा ख्वाब जो गुजर गया था। क्या वाकई? अचानक गाड़ी के विंड स्क्रीन पर कई टांगों वाली मकड़ी दिखाई दी। गाड़ी की छत से होकर वो खरमा खरमा चलती वह विंड स्क्रीन पर आ गई थी। अनकबूत विलियम जोसेफ की सल्तनत में भी उद आया था। हकीकत हो या ख्वाब, शादी तो तुमने की है। नील ने उसे चढ़ाने की कोशिश की। मेरे लिए वो एक एडवेंचर बन चुका है। वो उसे एडवेंचर का नाम देकर भूल जाना चाहता था। मकड़ी ने अपना जहरीला मुंह खोला और कई खामोश गालियां विलियम जोसेफ के सुपुर्द की। एडवेंचर? विलियम साहब, चलो तुम्हारा एडवेंचर निकालते हैं। एडनबरा अनकबूत की सदाओं से गूंज उठा। ऐसे कितने एडवेंचर किए हैं तुमने अब तक? वेल, ये पहला था और आखिरी। मैं भी जिम्मेदार शहरी बनने का सोच रहा हूँ। वो मुस्कुराया। क्या मतलब? जेनी रॉबर्ट तो पसंद नहीं आ गई? तुम आ रहे हो या नहीं? नील के सवालों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी था। विलियम को ही मौजू बदलना पड़ा। मुझे एक्चुअली कैफ़े के लिए ग्रोसरी खरीदनी है, काफ़ी काम करना है। आज रात में मिलते हैं, बल्कि तुम आ जाना। नील ने जमाई लेते हुए कहा तो विलियम ने कान में लगा एयरपोर्ट निकाल कर रख दिया और साथ वाले सीट पर फ़ोन बंद कर दिया। नील बातों का पिटारी था, उसकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती थीं। विलियम भी ओल्ड टाउन पहुँच चुका था। विंड स्क्रीन पर मौजूद अनकबूत संजीदा निगाहों से विलियम को देख रहा था। अब वो गाड़ी रोके खड़ा था। म्यूजिक अब तेज था। 60 वाली सीट से उसने अपनी कैप उठाई और सर पर ओढ़ ली। वैसे वो कोई सुपरस्टार तो नहीं था, पर बाप जोसेफ पीटरसन था, इसलिए खुद को जरा मीडिया से बचा कर रखना पड़ता था कि कहीं कोई गलत काम करते पकड़ा गया तो जोसेफ पैलेस में दाखिला ममनू हो जाएगा। कैब के ऊपर उसने अपने हेडफोन जमाए और बैग उठाकर म्यूजिक बंद किया और गाड़ी का दरवाजा खोलते बाहर निकल आया। डेनिम की बैगी गहरी नीली पैंट पर सफ़ेद टी शर्ट पहने और उसके ऊपर जैकेट पहने हुए था। पैरों पर स्नीकर्स थे। उसके गाड़ी से निकलते ही अनकबूत अपनी जगह से उठा और तेजी से चलता खुले दरवाजे से गाड़ी में घुस गया। कैमरा उठाकर उसने विलियम ने गले में डाला और बैग कंधे पर लटकाते उसने गाड़ी लॉक कर दी और फिर सर उठाकर देखा तो ओल्ड टाउन सुरमई बादलों से ढका हुआ था। चारों जानिब बस सियाह घूम रहे थे। अपनी चाल चलता वह आगे बढ़ गया। कुछ देर में ही हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। यूँ भी एडनबरा में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। उसने बारिश की फ़ोटो ली और फिर कॉकब्रन स्ट्रीट, ये एक दिलकश पथरीली गली है जो काफ़ी ढलावदार और अजीब व गरीब दुकानों से भरी पड़ी होती है। यहाँ काफ़ी बोतलें, कैफ़े और रेस्टोरेंट हैं। मैं मिल्कमैन शॉप के सामने खड़े होकर उसने हाथ में पकड़ी कॉफ़ी की तस्वीर उतारी। नीली पीली लाल और सब्ज झंडियों वाली गली जिसकी पथरीली ज़मीन पर बारिश में चलना अलग ही लुत्फ देता है। इस गली में झंडियाँ ऐसे ही लगी थी जैसे हमारे यहाँ 14 अगस्त पर गलियाँ सजाई जाती हैं। यहाँ ऊपर से एडनबरा का नज़ारा बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई शहर कोहरे में लिपटा हुआ हो।
تصویر اس نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی اور پھر کچھ دیر گھومنے کے بعد وہ واپس کے لیے مڑ گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس کا رخ اب اسٹرلنگ کی جانب تھا۔ اس کی پچھلی پودوں کی میوزک والی ویڈیو کافی وائرل ہو گئی تھی۔ کئی کمپنیاں وہ ویڈیو خریدنا چاہتی تھیں، لیکن اس نے ناٹ فار سیل کا ٹھپا لگا دیا تھا۔ اس کا مقصد ان ویڈیوز سے میوزک بنانا تھا، نیچرل میوزک، اور آج کل وہ اسی پر کام کر رہا تھا۔ ایڈنبرا سے اسٹرلنگ کا 1 گھنٹے کا سفر تھا، جو اس نے کافی تیز رفتار میں طے کیا تھا۔ یہ قصبہ دیکھنے میں ایڈنبرا جیسا ہی تھا۔ وہ اس وقت دی نیشنل والیس کی عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے ولیم والیس نے 13ویں صدی میں بنوایا تھا۔ پھر وہ پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا، اپنے سامان کا بیگ کندھے پر ڈالے۔ وہ اب والیس کے قریب کھڑا تھا۔ یہاں بھی بارش والا موسم تھا، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی، بلکہ تیز ہوا چل رہی تھی۔ والیس ایک طرح کا ٹاور ہے۔ ٹاور کی اوپری حصے میں پہنچنے کے بعد اس نے بیگ سے اپنا سامان نکالا، ایک مشین کو ٹاور کی دیوار سے جوڑ دیا اور ہیڈ فون سے اٹیچ کرنے کے بعد اس نے مشین آن کر دی۔ تیز ہوا جب ٹاور کی دیوار سے ٹکراتی تو عجیب سی آواز پیدا ہوتی، جو اس وقت ریکارڈ ہو رہی تھی۔ کیمرے سے اس نے اس منظر کی ویڈیو بنائی اور پھر واپس نیچے اتر آیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی گھومتا رہا، اس سے پہلے کہ وہ واپسی کے لیے قدم بڑھاتا۔ عقب سے ابھرنے والی آواز پر وہ رک گیا۔ مڑ کر دیکھا تو وہ ساکت رہ گیا۔ اس کے سامنے ہی وہ ٹوپی والا شخص تھا جو نیل کے کیفے میں ملا تھا۔ ارے بیٹا، تم یہاں؟ وہ بے ساختہ ولیم کی جانب بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ ولیم تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا۔ وہ کوستا تھا اس رات کو جس رات وہ اس شخص سے ملا تھا، پر یہ کیا اس شخص کو وہ ولیم یاد تھا؟ تم یہاں گھومنے آئے ہو؟ ولیم سے الگ ہو کر اس نے شفقت سے پوچھا۔ میں وہ کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ جانے کیوں اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا۔ میرا گھر یہیں قریب میں ہے، آؤ میں تمہیں اچھی جگہ دکھاتا ہوں، اس نے بے تکلفی سے پیشکش کی۔ نہیں، دراصل کافی وقت ہو گیا ہے، مجھے ابھی جانا ہے۔ ولیم نے جان چھڑانا چاہا۔ وہ حیران تھا اس آدمی کو وہ کیسے یاد رہ گیا تھا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں ایک آس سی تھی۔ ولیم انکار نہیں کر پایا اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں نیچے قصبے کی جانب جا رہے تھے۔ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ولیم نے پہلا سوال کیا۔ یہاں اسکول میں ملازمت کرتا ہوں، تم کہہ سکتے ہو کہ پڑھاتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ وہ شہر سے ہٹ کر چھوٹے سے قصبے میں رہ رہا تھا جہاں ایک ہی اسکول تھا اور اس آدمی کا گھر اسکول کے بعد تھا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس بار آدمی نے پوچھا۔ میں بس شوقیہ فلم ریکارڈنگ کرتا ہوں، ولیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب اسے اتنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ شوقیہ اور کیا کیا کر لیتے ہو؟ میں عام سا انسان ہوں، مجھے کچھ خاص آتا ہی نہیں، وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ کس نے کہا تم عام سے انسان ہو؟ اللہ نے کسی کو عام سا نہیں بنایا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ وہ دونوں اب اسکول کی جانب پہنچ چکے تھے۔ گھر یہاں سے تھوڑا دور ہے، چلو آؤ تمہیں چائے پلاتا ہوں، ایشیائی چائے۔ اس آدمی کا تھوڑا سانس پھول چکا تھا۔ وہ کافی دیر چلتا رہا تھا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک عمارت والے چھوٹے سے اسکول میں داخل ہوتے ولیم نے پوچھا۔ عیسیٰ، وہ مسکرایا۔ ولیم اب طائرانہ نظروں سے چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا وہ عیسیٰ نامی شخص اسے یہاں کیوں لایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آفس نما کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چھٹی ہو چکی تھی، بچے جا چکے تھے۔ تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ ولیم کو بیٹھا کر عیسیٰ کمرے سے نکل گیا۔ ولیم نے بیگ اتار کر کرسی پر رکھا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ ایک میز اور 3 کرسیاں، دیوار کے لگا شیلف جس میں فائلیں لگی ہوئی تھیں اور ایک دیوار پر لگی ڈھیروں ساری تصویریں۔ وہ اب کمرے کا جائزہ لینے لگا، پھر اس نے قدم تصویروں والی دیوار کی جانب بڑھا دیا۔ وہ اب پرشوق نگاہوں سے بچوں کے گروپس دیکھ رہا تھا۔ کئی سال پرانی تصویریں لگی تھیں۔ نگاہیں پھسلتی گئیں اور پھر ایک جگہ پر اس کی نگاہ رک گئی، پتلیاں جیسے ساکت ہو گئی۔ ایک پرانی تصویر لگی تھی۔ اس نے کلائی سے تصویر صاف کی اور دوبارہ غور سے دیکھا، اور اگلے ہی پل ولیم کو اسکول کی عمارت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تصویر افق اورنگزیب کی تھی، اس کی ماں کی، جو ڈھیر سارے بچوں کے ساتھ کھڑی تھی اور گود میں 2 سالہ بچہ تھا۔ وہ ولیم تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ سینے کے مقام پر درد سا اٹھا تھا۔ اس کی ماں یہاں کیا کر رہی تھی؟ سر گھوم گیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ آخر کیوں اس کا ماضی اسے آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا؟ کیوں ولیم جوزف ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا؟ اس کا دل کیا شدت سے چلائے، پر زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ جان بے جان سی ہو رہی تھی۔ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ ولیم جوزف کو ایڈونچرز کرنے ہیں؟ اسٹرلنگ کی فضا میں کئی ڈائنوں کی خوفناک کے گونج اٹھے۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی رو رہا تھا۔ عنکبوت نے ولیم کے گرد اپنا شکنجہ سخت کیا اور وہ بھی پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ولیم، پلیز ہیلپ می، سسکیاں چاروں جانب پھیل گئی۔ ولی بیٹا، اپنے پروردگار کو یاد رکھنا،
क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? मिटे मिटे से चेहरे वाजे होने लगे। वो अब कानों पर हाथ रखे झुका हुआ था, जिसमें लर्जिश वाजे थी। यूँ लग रहा था जैसे वो भूचाल आ गया हो। 3 औरतें, 3 कहानियाँ, जिनका मरकजी किरदार विलियम जोसेफ था। एक नफसियाती लड़का जिसे कोई भी याद माजी में खींच ले जाती थी और माजी फिर से उसके सामने आन खड़ा होता था। तो क्या वो राजों से आशना होने के लिए तैयार था? आप बताएं। अगली किस्त 15 दिन बाद इंशाल्लाह जारी है। अच्छा जी, हो गया हमारा एपिसोड 8 कंप्लीट। और फाइनली बिल्किस के बेटे के पता चला कौन है। और ये सस्पेंस जो था तो अब तक बना हुआ था। अब मुझे ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सीन, और ये पूरा एपिसोड ही अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा ये ट्विस्ट? और फजर के साइड की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। अब विलियम के साइड में दिखाएंगे उफ़ा का पास्ट, लेकिन मुझे फजर के साइड की ज़्यादा अच्छी लग रही है स्टोरी। आपको कौन सी लग रही है? और अब देखते हैं फजर का कैसा करेगी वो सब कुछ। मुझे तो पूरा एपिसोड ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे मालूम नहीं था कि ये एपिसोड आ गया है। तो किसी ने कमेंट करके पूछा था कि अब तक अपलोड नहीं किया है क्यों। तो मुझे जब मालूम हुआ कि ये आ गया है तो इसलिए प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अगर आप कमेंट करके बता देंगे कि एपिसोड आ गया है तो मैं शायद सबसे पहले आप तक आ जाए ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। इसलिए तो प्लीज़ मुझे नेक्स्ट टाइम कमेंट कर देना, जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आप तक ला सकूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। अपना ध्यान रखना। खुदा हाफिज़।